बेटा पानी दे देना हमें। ये बॉटल ले लो, ये वाली बॉटल है यहाँ पर, ये ले लो। नॉर्मल। हाँ जी, हाय, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत, वेरी वार्म वेलकम। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी सभा को। वेरी वार्म वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग। आ जाओ जी, वेलकम टू एसएससी लैब, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग अपने जो पार्ट 5 हमने किया था उसी में हम लोग और आगे बढ़ेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यार, आज ना हमारा सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट डन हो गया, समझ लो। अब तो 80% तक हमने काम डन कर लिया अपना, 80% तक हमारा काम डन हो गया है। ठीक, आओ। हाँ जी, अटर्नी जनरल से होगा, अटर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट, आज हम लोग ये सब निपटा देंगे इसमें। ठीक है, इसी में हमारा पार्लियामेंट वगैरह सब हो जाएगा आज। आओ, देखिए, तो शुरुआत करते हैं वैसे ही जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की हम लोग बात कर रहे थे, तो इसमें डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह की बात कर रहे थे। आइए जरा ये वाले सारे आर्टिकल्स को एक बार देखते हैं, लेकिन उसके भी पहले ना कुछ और आर्टिकल्स को जरा गौर फरमाते हैं थोड़ा सा। देखिए, बात आती है ऑफिसर्स, ऑफिसर्स की बात करते हैं कि लोकसभा राज्यसभा इनमें ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 78 तक हमने पढ़ा था। 79 क्या होता है? देखो, सा से होता है संसद, ठीक है, और सा से होता है संसद, और दा से होता है दस। हम अगर संसद लिखेंगे, देखिए ऐसे देखिएगा, ब्लैक स्क्रीन नहीं है, देखिएगा। क्या बात है आस्था। सा, संसद। अब जरा गौर फरमाइएगा, तो आपको यहां पर दिखेगा कि सा से होता है 7, ठीक है, और दा से होता है 10। अब देखो, 710 आर्टिकल तो हो नहीं सकते, है ना? तो ये होगा नहीं। 9 एक कम कर देंगे, 9 हो जाएगा यहां पर। तो यानी कि क्या हो गया, ये आर्टिकल कितने हो गए? 79 आर्टिकल जो होता है ना, ये संसद का आर्टिकल होता है। ठीक है, चलिए देखो, देखिएगा गाइस, अभी ध्यान दो। तो यहां पर क्या हो गया, संसद का आर्टिकल क्या हो जाएगा? 7 से 7 और 10 से 10 होता है, तो ये 79 हो गया यहां पर। ठीक, 79 आर्टिकल हमारे पास कितना हो जाता है? 79 आर्टिकल होता है हमारे पास में संसद का, यानी कि पार्लियामेंट का आर्टिकल हो जाता है, आर्टिकल नंबर 79। अच्छा, अब इसमें हम एक और बढ़ाते हैं, तो कितना हो जाएगा? अगर मैं इसमें एक और बढ़ा दूं, एक और बढ़ाऊंगा तो 80 हो जाएगा। बोलो सही है? ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें एक और बढ़ाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा? ये हमारे पास और हम बढ़ा देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 81 आ जाएगा। ये क्या होता है? ये होता है लोकसभा, ये होता है राज्यसभा। बोलिए, क्या ये ठीक है? क्या लोकसभा राज्यसभा बात आप समझ गए? लोअर हाउस एंड अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यहां तक कोई समस्या किसी को भी, जरा सी भी? एकदम। चलिए, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इसको बताया है, वेरी गुड। हाँ, और ये बताइए, क्या ये हाँ जी, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, यही तो मैं वेट कर रहा था, कोई तो बोलो, कोई तो मुंह खोलो। जी हाँ, बिल्कुल सही, बस बिल्कुल सही, चलिए शाबाश। देखो यहाँ पर क्या होता है, बस अब सुनो अब इधर, बिल्कुल सही बात है। देखिए अपर हाउस पहले आएगा, अपर हाउस कौन सा होता है, राज्यसभा। तो 80 आ गया हमारे पास में राज्यसभा, और 81 आ गया हमारे पास में लोकसभा। तो 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, हमारे पास कुल मिलाकर के 79, 80 और 81 हो गए हमारे पास, ठीक है। तो ये आते हैं हमारे पास में पार्लियामेंट की बात। पार्लियामेंट देखो तीन चीजों से, संसद जो होता है ना वो राज्यसभा और लोकसभा से मिल के बनी हुई होती है। राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस और लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस। लोकसभा में ना डायरेक्ट चुनाव होते हैं, डायरेक्टली चुने जाते हैं लोग यहाँ के लिए। जैसे अभी हम लोग, अभी रिसेंटली लोकसभा चुनाव हुए थे, है ना, जिसमें बीजेपी को 240 सीट मिली है, और फिर उसने अलायंस बनाए हैं, संपूर्ण बहुमत जो है वो 273 सीट पर होता है, राइट। तो ये लोकसभा चुनाव थे जो कि अभी हाल ही में अभी हुए थे। अच्छा, तो अब होता क्या है, जब आप वहां पर बैठ गए, अब देखिए, अब आप अगर इन दोनों में से कहीं पर भी, अगर आप चाहे आप राज्यसभा में चुने गए हैं चाहे लोकसभा में चुने गए, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है ना वो 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, ठीक है। तो अब होता यह है कि आप दोनों में से कहीं पर भी अगर आप चुन लिए गए हैं तो आप कहलाते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब आप एक सदस्यता मिल गई है आपको, आप क्या बन गए हैं, आप मेंबर बन गए हैं, आपको एक सदस्यता मिल गई है, ठीक है। अच्छा, अब यार लेकिन मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई भी तो हो जाती है, हाँ या ना भाई। मेंबर बने हैं तो मेंबर को डिस्क्वालीफाई भी तो किया जा सकता है। तो देखो अब यहां पर आते हैं, मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने के क्या तरीके होते हैं ये आप अब जानेंगे यहां पर। ऐसा नहीं एक बार बन गए तो बन गए, हट हट नहीं सकते, हट भी सकते हैं, उसके भी प्रावधान है। देखिए जरा उन आर्टिकल्स पे गौर फरमाते हैं, पहले तो देखिएगा कुछ आर्टिकल्स हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन की बात किसमें कही गई है, आर्टिकल नंबर 102 में बोली गई है डिस्क्वालिफिकेशन की बात। देखो वैसे तो 9-2 होता है, 9-2-11 मतलब हटा देना, 9-2-11, ये 10-2-11 हो रहा है, यहां पर 10-2 हो रहा है, मतलब 102 हो रहा है। तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में बात यहां पर कही गई है। 105 आ जाएगा कि पावर्स प्रिविलेजेस क्या होते हैं हाउस के, पावर्स और प्रिविलेजेस क्या होते हैं ये आपको हम बताते हैं। 102 में देखिए बोला गया डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। क्या होता है डिस्क्वालिफिकेशन, अगर कोई भी मेंबर बिना सभापति की अनुमति के 60 दिन से ज्यादा अगर पार्लियामेंट को अटेंड ना करे तो वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर सभापति की अनुमति नहीं ली है और 60 डेज से ज्यादा एब्सेंट है, जैसे आपके साथ कॉलेज में होता है ना अनअप्रूव्ड लीव अगर आपने ली हुई है तो आप एब्सेंट, आप हटा दिए जाते हैं, डिस्क्वालीफाई, मतलब एग्जाम देने नहीं देते हैं। यहां तो क्या करते हैं, डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो यहां पर इसीलिए, तो अब यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर 60 डेज का टाइमलाइन होता है 102 में कि अगर आप नहीं हैं, अगर आपने परमिशन नहीं ली हुई है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर देखिएगा पावर्स प्रिविलेजेस हाउस के क्या होते हैं ये समझिएगा। तो पावर्स एंड प्रिविलेजेस में ये आता है कि एक एमपी अगर कैसी भी बात अगर पार्लियामेंट के अंदर बोल दे तो उसको बिल्कुल भी उसके उसके ऊपर आप उसको कुछ कर नहीं सकते हैं। माने जैसे मान लीजिए अगर आप इस समय अभी अगर किसी को जाति सूचक शब्द बोल दें, तो दलित कम्युनिटी में कुछ जाति सूचक शब्द होते हैं, अगर आपने उन शब्दों से बुलाया वो खुद अपने आप को बुला सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं बुला सकते, कई केसेस में आपने ऐसा देखा होगा कि दलित समाज से कई व्यक्ति होते हैं जो वो प्राउडली उसको लिखवाते भी हैं, बाइक के ऊपर नेम प्लेट पे आगे लिखवा लेंगे, पीछे लिखवा लेंगे, लेकिन अगर आपने उन शब्दों से उनको बुलाया तो उसी तरीके तो आपको तुरंत ही जेल हो सकती है, यानी कि वो मना है। लेकिन हाँ अगर एक एमपी अगर कुछ भी बोले पार्लियामेंट के अंदर तो उसके ऊपर कभी भी कोई भी कैसी भी कार्यवाही नहीं हो सकती। एग्जाम्पल देता हूं, अभी कुछ ही दिन पहले रमेश सिंह बिधूरी करके एक दिल्ली में बीजेपी के एमएलए थे, एमएलए एमपी दोनों के लिए ये चीज होती है। उन्होंने एक मुस्लिम कैंडिडेट थे और उनको काफी कुछ बोला, उन्होंने आतंकवादी बोला, उन्होंने बहुत कुछ उग्रवादी बोला, बहुत सारे शब्द बोले उन्होंने, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सका। क्यों? अगर किसी और ने कहीं बोला होता तो उसके ऊपर एक प्रॉपर कानूनी कार्यवाही होती, लेकिन क्योंकि उन्होंने बैठ करके दिल्ली की असेंबली में उन्होंने बोला था, सोचिए अभी बड़ी खराब बात है कि आप एक असेंबली में बैठ करके कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन आपके ऊपर कार्यवाही नहीं होगी। तो क्यों नहीं कार्यवाही हुई? क्योंकि आर्टिकल 105 जो है वो प्रिविलेजेस देता है, वो इम्यून बनाता है कि सभा में कहा गया किसी भी शब्द के लिए किसी भी एमपी एमएलए की जवाबदेही नहीं होगी, मतलब आप उनको लीगली सजा नहीं दे सकते उनके उस चीज के लिए उनको, ठीक है। तो ये कहानी आ जाती है 105, ये होती है पावर्स एंड प्रिविलेजेस होती है, ठीक। 102 और 105 याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा नेक्स्ट कहानी की बात करते हैं,
कोरम समझते हैं क्या होता है। आर्टिकल देखो 100 बहुत बढ़िया है, 100 बोलता है कोरम, यानी हाउस में कितने लोग होने चाहिए, हाउस में कितने लोग होने चाहिए कि यहां पर सभा की शुरुआत करी जा सके। जैसे देखिए टीचर क्लास में आया, अब मान लीजिए क्लास में, जैसे आप लोग जब क्लास में थे, कई कई बार ऐसा होता है ना, टीचर आया, सब लोगों ने मास बंक करा हुआ है, लेकिन 3-4 बच्चे आ गए वहां पर, तो टीचर क्या बोलते थे, अब यार 2-3 में क्या पढ़ा है तुमको, जाओ भाई तुम लोग भी घर जाओ, क्यों ही आ गए तुम लोग। तो क्या है कि कोरम मतलब मिनिमम करने को 15-20 लोग हों तो टीचर पढ़ाता भी था। तो उसी प्रकार से यहां पर भी ये है, पार्लियामेंट में भी ये है कि जिस भी हाउस में बैठे हुए हैं वहां की जितनी भी मेंबरशिप होती है, कम से कम 1/10 तो होना ही चाहिए लोग। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा में इस समय 545 की मेंबरशिप है, तो 1/10 का मतलब क्या हो गया, 1/10 का मतलब है 54.5, यानी कि 54 मेंबर्स तो होने ही चाहिए। 1/10 से ज्यादा माने 55 मेंबर्स तो होने ही चाहिए। ऐसी राज्यसभा में मेंबरशिप कितनी की होती है, 245 की। तो अब 245 की बात करेंगे यहां पर, तो 245 का आधा कितना, 1/10 कितना हो जाएगा, 24.5 से ज्यादा माने 25 मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए। बात समझ गए। तो ये होती है आपकी आर्टिकल नंबर 100। यहां तक बात समझ आ गई है, ठीक है। तो नहीं, वैकेंट सीट का डिस्क्वालिफिकेशन पे वैकेंट सीट का री इलेक्शन, यार ये तो देखना पड़ेगा, आपने अच्छा पॉइंट पूछा है काफी। हाँ नहीं, हाउस के बाहर अगर कुछ भी बोले तो वो नॉर्मल इंसान है, हाउस के अंदर उनको प्रोटेक्शन प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा 102 क्या हो गया, डिस्क्वालिफिकेशन। 105 पावर्स एंड प्रिविलेजेस। अब देखिए 108 क्या होता है। देखिए कई बार क्या हुआगा, आप देखिए हमारे वहां ना क्या प्रोसेस है लॉ बनने का, कि पहले अगर कोई भी बिल है वो लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी ओरिजिनेट हो सकता है। ध्यान से सुनना, कोई भी बिल है वो लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी ओरिजिनेट हो सकता है, चाहे यहां पर होगा चाहे यहां पर होगा, लेकिन चाहे जहां पर भी होगा, अगर मान लो फर्स्ट यहां पर हुआ है, फर्स्ट यहां से पास होगा तो सेकंड यहां से पास होगा तभी लॉ बनेगा, या फिर अगर फर्स्ट यहां से हुआ है तो सेकंड यहां से होगा तब लॉ बनेगा। लेकिन एक चीज समझिएगा क्या है, ये होना दोनों तरफ से पड़ेगा। अच्छा कुछ ऐसे केसेस आते हैं जिनमें मामला फंस जाता है, जिनमें इन्होंने तो पास कर दिया लेकिन पता चला ये बार बार रोके बैठे हैं, ये पास ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या किया, या फिर इन्होंने पास कर दिया, ये रोके बैठे हुए हैं, पास ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में बोलते हैं चलो आओ हम लोग ज्वाइंट में, हम दोनों लोग मिलकर इसको पास कर देते हैं, उसको बोलते हैं ज्वाइंट सेशन। तो ज्वाइंट सेशन भारतीय संविधान में कौन से आर्टिकल के तहत लिखा हुआ है, हमारा ज्वाइंट सेशन हमारे में लिखा हुआ है, ज्वाइंट सेशन हमारे में आर्टिकल नंबर 108, इस पे लिखा हुआ है, ज्वाइंट सेशन की बात बोली गई है कि देखिए ज्वाइंट सेशन दोनों हाउसेज लोकसभा राज्यसभा साथ में बैठ करके ज्वाइंट सेशन कर सकते हैं। और उस केस में देखो हर सेशन को कोई ना कोई प्रिसाइड करेगा, तो इस ज्वाइंट सेशन को कौन प्रिसाइड करेगा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइड करेंगे, ये आ गए यहां पर, ठीक है। और अगर वो नहीं हुए, अगर स्पीकर ऑफ द लोकसभा नहीं हुए तो डेप्यूटी स्पीकर करेंगे, अगर डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं हुए तो फिर उस केस में क्या होगा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करेंगे, लेकिन किसी भी हाल में चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को यह पावर नहीं दी गई है। समझ गए आप, बढ़िया शाबाश यार। चलिए अच्छा फिर देखिएगा, फिर बात आती है आर्टिकल 109 में आते हैं। आर्टिकल 109 जो आता है ये भी बड़ा बेहतरीन सा आर्टिकल है। आर्टिकल 109 कहता है, देखो अब क्या आती है बात, अब देखो एक और दो आर्टिकल आते हैं, बड़ा खूबसूरत से आर्टिकल है। आर्टिकल 109, आर्टिकल 110, आर्टिकल 112, ये तीनों आर्टिकल्स ही बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान से सुनिएगा। डिफेमेशन चार्जेस लगा सकते हैं फिजा, वेल फिजा डिफेमेशन ना अंदर बोला गया ना, अगर यहां पर अगर सदन के अंदर बोला गया है तो उसके ऊपर डिफेमेशन नहीं। हाँ अगर बाहर लगा, बाहर कोई बोले तो डिफेमेशन लगा सकते हैं, बट सदन के अंदर बोला गया है तो उसमें डिफेमेशन भी नहीं लग सकता, ठीक है। चलिए आइए यहां तक बात समझ आ गई है। अब देखिएगा अब क्या होगा, अब ध्यान से सुनिए, अब इसको देखते हैं। देखिए होता यह है कि पैसे से रिलेटेड जो बात है उसके बारे में एक्सक्लूसिव पावर दी गई है लोकसभा को, ठीक है। मेजॉरिटी पावर लोकसभा को दी गई है, लोकसभा में यानी अच्छा पैसे के सारी पावर किसमें, कौन से बिल से, फॉर एग्जांपल कोई नया टैक्स लगाना है मान लीजिए, या फिर कोई टैक्स को कम करना है, या किसी में मान लो रेट ऑफ टैक्स 25% है उसको 20%, 15%, 10% करना है, कोई भी एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर में चेंज करने हैं, या सरकार को टैक्स विड्रॉ करना है सरकार के फंड से, जो फंड होता है भारत का एक फंड होता है, जहां जैसे आपके पास एक फंड होता है ना आपका बैंक अकाउंट, वैसे सरकार का भी बैंक अकाउंट होता है, सरकार को वहां से पैसा निकालने से पहले पूछना पड़ता है पार्लियामेंट से। तो अगर ये सब पैसे से रिलेटेड कोई भी काम हो रहा है तो उसके लिए ना सरकार को एक स्पेशल बिल लाना पड़ता है, उसको बोलते हैं मनी बिल। तो मनी बिल में ना बहुत स्पेशल पावर लोकसभा के पास में है। मनी बिल को देखिए पास तो दोनों जगह से होना पड़ता है। देखो मनी बिल जो है, मनी बिल की डेफिनेशन किस में लिखी हुई है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। आर्टिकल 110 कहता है डेफिनेशन,
माने डेफिनेशन मनी बिल क्या होता है ये बाद में बताया है, लेकिन मनी बिल को पास करने का जो प्रोसीजर होता है ये पहले बताया है। आर्टिकल 109 में प्रोसीजर टू पास मनी बिल बताया है, प्रोसीजर फॉर मनी बिल ये यहां बताया हुआ है। ठीक है, तो यह आ जाएगा प्रोसीजर टू पास मनी बिल, ये 109 में बताया है। डेफिनेशन ऑफ मनी बिल 110 में बताया हुआ है। फिर बात करते हैं, प्रोसीजर टू पास मनी बिल हमने देख लिया, 110 में हमने डेफिनेशन ऑफ मनी बिल देख लिया। अब और आगे बढ़ते हैं, ये देख लिया, ठीक है। चलिए अब समझिएगा इसमें, अच्छा प्रोसीजर में क्या होता है कि अगर लोकसभा से पास हो गया है ये, अगर लोकसभा से पास हो गया है ये, तो नॉर्मली क्या होता है, राज्यसभा से भी हर बिल को पास होना होता है, इसको भी होना होता है। लेकिन अगर राज्यसभा 14 दिन से ज्यादा का समय लेती है पास करने में, तो ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाता है। समझ गए? अगर राज्यसभा के पास से 14 दिन होते हैं, अगर वो ऑटोमेटिकली पास करते हैं, अगर वो पास नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पास कर दिया जाएगा। अब आप कहेंगे सर रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा? रिजेक्ट कर ही नहीं सकते हैं, रिकमेंडेशन के लिए एक बार भेज सकते हैं सिर्फ कि लोकसभा में कि भाई थोड़ा सा रिकमेंडेशन है हमारी, मान लीजिए देख लीजिए। अगर उन्होंने दोबारा भेज दिया लोकसभा ने राज्यसभा को वापस से, नहीं नहीं ऐसे ही पास करिए, तो उन्हें पास करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, रोक के रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। मतलब उनके पास कोई पावर ही नहीं है राज्यसभा के पास मनी बिल के केस में। तो ये प्रोसीजर टू पैसेज क्या आता है आर्टिकल 109 में, डेफिनेशन आती है 110 में। 112 में क्या होता है? बजट की बात। देखो संविधान में कहीं पर भी बजट नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये लिखा है आर्टिकल नंबर 112 में। ठीक है, आर्टिकल 112 डील करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। क्लियर? चलिए, तो ये हमने देख लिया 100, 102, 105, 108, 109। आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, चलिए, तो 110 भी देख लिया हमने, 112 भी हमने देख लिया। अच्छा, अभी देखते हैं, यहां पर आ गए हैं हम लोग। अब देखते हैं आर्टिकल 114 की बात करते हैं। आर्टिकल 114 क्या बात करता है? आर्टिकल 114 खैर इंपॉर्टेंट है नहीं, अप्रोप्रिएशन बिल है। अप्रोप्रिएशन बिल का मतलब क्या होता है? देखिए, होता क्या है, एक मैंने आपको बताया था, सरकार जैसे आपका अपना अकाउंट होता है ना, जैसे कई बार ऐसा होगा बचपन में ना, आपका एक जॉइंट अकाउंट खुला होगा आपके पेरेंट्स के साथ में, आपकी मदर के साथ में, आपके फादर के साथ में। और रूल ये होगा, उसमें आपको जो भी पैसे मिलते थे, आपकी नानी ने दिए, मामा जी ने दिए, बुआ जी ने दिए, जिसने भी दिए, वो उसमें जमा हो जाते होंगे। बट रूल ये होगा कि आप पैसा निकाल नहीं सकते बिना माता पिता की परमिशन के, राइट? सिमिलरली गुल्लक के साथ भी ऐसा होता होगा। तो बिल्कुल वैसे ही क्या होता है, हमारे भारत का जो पैसा होता है ना, वो सारा का सारा जो हम लोग टैक्स देते हैं, वो कहाँ जाता है? वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। लाखों करोड़ रुपए रहता है इसमें। बहुत रिस्की है ना, इतना पैसा कोई भी मार ले। तो इसीलिए क्या किया गया, इस पैसे को आप निकाल ही नहीं सकते तब तक जब तक आप अप्रोप्रिएशन बिल ना पास कर लें। तो अप्रोप्रिएशन बिल कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? अप्रोप्रिएशन बिल लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 114 में। ये वो बिल है जिसको मनी बिल का एक पार्ट होता है। ये अप्रोप्रिएशन बिल एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल है जो सरकार को ऑथराइज करता है कि आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अपना खर्चा निकालने के लिए आप पैसा निकाल सकते हैं। और ये क्या है कि कोई भी अमाउंट जब तक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को अप्रूव नहीं, ये अप्रोप्रिएशन बिल अप्रूव नहीं हो जाता है, तब तक आप कोई भी अमाउंट नहीं निकाल सकते। ठीक, तो ये प्यारी सी कहानियां आपने देख ली हैं। कहानी क्या है ये? ठीक है, आ जाइए, अब जरा आते हैं, यहां पर आएंगे, जरा इस पर देखिएगा, जरा प्रश्न देखिएगा जरा, और अब उत्तर दीजिएगा जरा, बोलिए। तो which of the following articles of the constitution provide for the disqualification of a member of either house of the parliament for holding any office of profit? डिस्क्वालिफिकेशन की बात किस में आ जाती है? देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन 9-2-11 या 10-2-11, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या 60 दिन से ज्यादा, ये सब इसमें आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, कल ही बताया था। कोई भी दो सरकारी पैसा नहीं आना चाहिए, दो सोर्सेस से, एक ही सोर्स से आ सकता है बस। ठीक है, शाबाश, और आगे आते हैं। अब देखिएगा, यहां बात करेंगे तो पावर, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज जो हैं हाउस ऑफ द पार्लियामेंट की, समझिएगा। हाँ जी, तो ये किससे रिलेटेड है ये? चलिए शुरू करिएगा। हाँ, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, शाबाश यार, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 105, बिल्कुल सही बात कही है आपने, मजा आ गया, बिल्कुल सही। ठीक है, क्या बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप लोग, शाबाश। आइए और आगे आते हैं। फिर बताइएगा इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेस के बारे में बात करता है? तो जॉइंट सेशन के बारे में आर्टिकल इसमें फाइनेंस बिल 1-2 होता है क्या? फाइनेंस बिल इज डिफरेंट हर्ष। देखिए, फाइनेंस बिल अलग है, आर्टिकल वो मनी बिल अलग है। फाइनेंस बिल में थोड़ी सी पावर राज्यसभा की बढ़ जाती है, फाइनेंस बिल में पावर बढ़ जाती है। फाइनेंस बिल मनी बिल से थोड़ा सा अलग होता है।
मनी बिल प्रेसिडेंट नहीं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। प्रिसाइडेड बाय मनी बिल सेशन, तो मनी बिल तो यार मनी बिल पे ज्वाइंट सेशन होता नहीं है, मनी बिल लोकसभा में ही तो होगा। लोकसभा का सेशन तो हमेशा ही स्पीकर ऑफ द लोकसभा ही करेंगे, बस खत्म कहानी। शाबाश यार, चलो आगे बढ़े। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 108 इज द राइट आंसर, ठीक है। विच इज द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट जॉइंट सिटिंग? 110 आ गया। अच्छा 108 आ गया, 110 किससे डील करेगा? 110 हमारे पास में ये डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल से डील करेगा। आइए और आगे आते हैं। फिर देखेंगे हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। कौन प्रिसाइड करता है? नीलम संजीव रेड्डी यंगेस्ट प्रेसिडेंट है आप में से जिसने भी पूछा अभी। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। आ जाएगा हमारे पास में हु प्रिसाइड्स, तो लोकसभा स्पीकर प्रिसाइड करते हैं। आगे आएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग बिल कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा। ऐसा कौन सा बिल है जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इनिशिएट हो सकता है? तो लोकसभा में इनिशिएट होने वाले बिल का नाम है कौन सा? मनी बिल है। ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इनिशिएट हो सकता है। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी आप लोग ना आंसर जब कर रहे हो तब डाउट मत पूछा करो, उसके बाद पूछा करो। कारण क्या होता है, जब आंसर होता है ना तो इतनी तेज चैट रेट होता है कि हमें सिर्फ चैट में सिर्फ एक हल्का सा झिलमिला सा आंसर दिखता है, वो इतनी तेज होता है चैट रेट। तो जब चैट रेट खत्म हो गया, जब आंसर पूछना मैंने बंद कर दिया हूं, तब आप लोग अपने सवाल पूछा करिए, ठीक है। तो आपके लैप्स नहीं होंगे क्वेश्चन। इन पार्लियामेंट हु टेक्स द फाइनल डिसीजन वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूं कि पार्लियामेंट में कौन फैसला करता है कि यार ये जो है ये मनी बिल है कि नहीं है। एनीवन फ्रॉम यू गाइस? देखो दोस्त, दो लोग होते हैं, एक होते हैं स्पीकर, एक होते हैं प्रेसिडेंट। आंसर है क्या? आहा, क्या बात है, वेरी गुड। फ्रांस मिनिस्टर? अरे नहीं रे भाई, हाँ आंसर सही है, आप लोगों ने स्पीकर दिया, सही आंसर। देखो, तो एक होते हैं डिसाइड करते हैं कि कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं है, ये डिसाइड करने का काम स्पीकर का होता है। वेयर एज बिल को अप्रूव करते हैं वो काम प्रेसिडेंट का होता है। कौन बिल को अप्रूव करेगा कि ये, कौन अप्रूव करेगा कि ये लोकसभा के सामने इसको टेबल डाउन करा जा सकता है? कौन अप्रूव करेगा कि आप इसको, ठीक है ये मनी बिल है, अब आप इसको लोकसभा के सामने टेबल डाउन करिए? मनी बिल में एक स्पेशल कंडीशन है कि अगर पहले तो क्या होगा, पहले ऐसे नहीं कि आप सीधे मनी बिल लेकर के आ गए। अगर सरकार मनी बिल लाना चाहती है तो पहले तो उसको स्पीकर से अप्रूवल लेना होता है कि हाँ ये बिल को मनी बिल में तब्दील कर दिया जाए। अगर बिल को मनी बिल में तब्दील कर दिया जाएगा तो राज्यसभा की पावर अपने आप ही कम हो जाएगी वहां पर, ठीक है। फिर दूसरी पावर दी गई है, फिर भी ये नहीं, इसमें डबल चेक लगाए गए, क्योंकि ये देखो ये एक प्रकार से राज्यसभा की पावर छीन रहा है, इसीलिए इसमें डबल चेक लगाए गए। फिर जब स्पीकर अप्रूव कर देंगे, फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास बिल जाएगा, बोला जाएगा प्रेसिडेंट साहब हमें अलाउ करिए कि क्योंकि ये जो ये एक ऐसा बिल है जिसमें हम राज्यसभा की पावर कम हो रही है, हमें अलाउ करिए कि इस बिल को, मनी बिल को हम लोकसभा के सामने टेबल डाउन कर सकें। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अप्रूव करते हैं, तब वो बिल लोकसभा के सामने आता है। एक और चीज बता दूं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की वीटो पावर इस पे नहीं चलती है मनी बिल पे। क्यों नहीं चलती है? क्योंकि उसका कारण सिंपल है, क्योंकि पहले ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ही अप्रूव किया होता है उसको, तो बाद में वो अपनी बात से मुकर नहीं सकते हैं। समझ गए? ये है इसका रीजन, ठीक है। चलिए शाबाश, आगे बढ़े। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो आंसर यहां आ गया, स्पीकर देख लिया और प्रेसिडेंट देख लिया, क्लियर। सर मनी बिल क्या होता है? रोमिला, देखिए मनी बिल का मतलब हुआ एक ऐसा बिल, जैसे मान लीजिए अभी देश में कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 25% है, मतलब या कह लूं इनकम टैक्स जो है वो उसकी अलग अलग स्लैब्स हैं। अगर सरकार चाहती है कि इनकम टैक्स की स्लैब्स बदलें तो उसके लिए वो उसको मनी बिल लाना पड़ेगा। टैक्सेशन स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज अगर होगा तो सरकार उसके लिए मनी बिल लेकर के आएगी, या कोई और नया टैक्स इंपोज करना है तो उसके लिए भी मनी बिल लेकर के आएगी। ये होता है मनी बिल, ठीक है। सर डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट होता है ना? जी हाँ, जी हाँ, डेप्यूटी नहीं 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 भाई शिवांगी, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है शिवांगी, क्लियर है? सर बजट 112 में है तो 117 में क्या है? 117 में जब आएंगे तब देखते हैं रश्मि। अभी मनी बिल हर साल आता है? जी हाँ, अरे बजट और क्या, बजट भी तो मनी बिल ही है, उसमें भी तो टैक्स ही लगाते हैं उसमें भी तो। सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू प्रसाद अलग है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये कौन सा सवाल है देवांश? GST is an example of money bill. Well, see, GST is an example of constitutional amendment actually. आप कहोगे क्यों? Any kind of bill अगर वो सेंटर स्टेट रिलेशंस को ऑल्टर करता है,
इस बिल में केंद्र जो है वो राज्य की टैक्स कलेक्ट करने की पावर को छीन रहा था। टैक्स स्टेट जो है वो सेल्स टैक्स बनाता है, स्टेट जो है वो सेल्स टैक्स कलेक्ट करता है, स्टेट जो है वो वैट कलेक्ट करता है, इन सारी पावर को छीन रहा था ये जीएसटी बिल। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया है, और ये इसको हम मनी बिल नहीं कह सकते सिर्फ, ठीक है। हाँ जी, यस नेहा। आओ आगे बढ़े, चलिए आइए यहां आते हैं। डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। बोलिए भाई, नेहा आंसर दीजिए। सर एक बार 114(3) समझा दीजिए। आस्था, देखो 114(3) होता है कि अगर सरकार, जैसे आप हो, आपको अपने अकाउंट से पैसा लेना है तो आपको मम्मी से पूछना पड़ेगा ना। ऐसी सरकार को अगर भारत के अकाउंट से पैसा निकालना है अपने खर्चे चलाने के लिए, तो उसको भारत की पार्लियामेंट से पूछना पड़ेगा। ये होता है आर्टिकल 114, अप्रोप्रिएशन बिल। शाबाश यार। तो डेफिनेशन ऑफ मनी बिल किसमें दी है? आर्टिकल 110 में दी हुई है। वेरी गुड। A bill becomes an act of the parliament after being passed by both the houses of the parliament and assented by, assent का मतलब होता है साइन। ठीक है, देखो तो एक बिल जो है वो अभी हमने आपको बताया था, पहले लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी जहां पे भी ओरिजिनेट हुआ होगा, अगर फर्स्ट यहां हुआ है तो सेकंड यहां होना चाहिए, लेकिन इसके बाद फिर प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा। जब वो साइन कर देते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ही एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं देश की, उन्हीं के नाम पे सारी चीजें होती हैं, तो इसीलिए प्रेसिडेंट जब साइन कर देंगे तब फिर वो जो बिल है वो एक लॉ बन चुका है। क्लियर हुआ? शाबाश। हाउ मेनी डेज कैन मनी बिल रिमेन बिफोर द राज्यसभा? बहुत प्यारा सवाल है, बोलोगे जल्दी से। कितने दिन के लिए हो सकता है ये? शाबाश यार, बहुत अच्छा, सभी लोग वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विशाल बहुत अच्छे, पल्लवी वेरी गुड, ठीक है, सही है। हाँ जी, कशिश नाइस, ऋतुराज बहुत बढ़िया। 14 दिन एकदम सही जवाब है, शाबाश है। आ जाओ आगे, यहां आते हैं। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल प्रोसीजर हैज बीन प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू द मनी बिल? स्पेशल प्रोविजन ऑफ और मनी बिल, ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? यानी मेथड ऑफ स्पेशल प्रोविजन का मतलब क्या हुआ कि किस प्रकार से वो पास हो रहा है, यही तो स्पेशल प्रोविजन हुआ। तो स्पेशल प्रोविजन माने पैसेज को लेकर के, हालांकि 111 में कुछ नहीं है। 109 प्रोसीजर ऑफ मनी बिल। कुछ सोचो ना, प्रोसीजर ऑफ मनी बिल ही तो स्पेशल है। प्रोसीजर ऑफ मनी बिल ही स्पेशल है, समझे? तो क्योंकि ये लोकसभा को ज्यादा पावर दे देता है एज कंपेयर टू राज्यसभा। ठीक, चलिए 1 मिनट रुकिएगा। हाँ जी, लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट बाबू राजेंद्र प्रसाद। हाँ ठीक तो है देवांश, तो क्या है? क्या बात है हर्ष, बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा। सर आर्टिकल 110 के बारे में बता दीजिए। अरे अमृता बहन, बता तो चुके हैं अमृता। उसमें लिखा 110 में लिखा है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, माने मनी बिल क्या होता है। तो उसमें लिखा है कोई भी बिल जो नया टैक्स ला रहा हो, एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर को बदल रहा हो, ऐसे बिल को हम मनी बिल कहेंगे। तो आर्टिकल 110 डील करता है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल से। 109 प्रोसीजर फॉर मनी बिल से, कि कैसे उसको हम पास करेंगे, ये होता है। क्लियर हुआ? सर राज्यसभा मेंबर कैसे बनते हैं? देखो, हाँ जी बताया तो विशाल, हाँ यस, हाँ भाई। फिर सवाल आ रहा है राज्यसभा मेंबर कैसे बनते हैं? देखो राज्यसभा मेंबर करने के लिए ये है कि कल भी तो बताया था, राज्यसभा में रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहे। देखो इसमें राज्यसभा मेंबर बनने के लिए होता क्या है, जो राज्य की विधानसभा होती है ना, राज्य की विधानसभा, हम लोग डायरेक्टली वोट नहीं करते, हम लोग जिनको चुन करके एमएलए बनाते हैं ना, एमएलए, वो एमएलए आपस में वोट करते हैं, और जो जीतता है कैंडिडेट वो राज्यसभा में जाकर के बैठता है। समझ गए? ये चीज है, ठीक है। काफी है हर्ष, हाँ जी हर्षवर्धन, काफी है वो। स्टार्टिंग के 3 एंड के 3 काफी है। बट वीपी थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट है यार। वीपी में इतना रिस्क मतलब यार, वीपी में बचे क्या, 3 ही तो छोड़े हैं आपने, 9 ही तो आर्टिकल होते हैं, बचे हुए बीच के भी 3 याद कर लो। हर्षवर्धन भाई का सवाल है कि देखिए वीपी में ना हमने स्टार्टिंग के 3 आर्टिकल याद कर लिए, बीच के ना और एंड के 3 आर्टिकल याद कर लिए, और सारी तलवार आप लटकवा किस चीज के ऊपर रहे हैं? बीच के 3 आर्टिकल ना याद करने हैं भाई, 9 ही तो आर्टिकल हैं, याद कर लो। वैसे भी उसमें क्वालिफिकेशन और वो आर्टिकल 66 में मेथड ऑफ इलेक्शन और क्वालिफिकेशन एक ही में मर्ज कर रखा है उसमें, तो 10 के 9 आर्टिकल तो वैसे ही हो गए। तो 3 3 9 ही कर लो, 3 दूनी 6 करके क्यों ही बैठे हुए हैं आप? आइए
सर स्टेट का अपर हाउस और लोअर हाउस कौन कौन है? देखो प्रिया क्या होता है, चलिए प्रिया का सवाल आया कि स्टेट का लोअर हाउस और अपर हाउस। देखिए क्या होता है, विधानसभा जो है ये लोअर हाउस होता है और हर राज्य में अपर हाउस नहीं होता। जहां जनसंख्या बहुत बड़ी है, ऐसे सिर्फ 6 राज्य होते हैं जिन राज्यों में भी अपर हाउस होता है, माने विधान परिषद होता है, लेकिन ऐसे सिर्फ 6 राज्य हैं, बाकी राज्यों में नहीं होता। इसीलिए हमने विधान परिषद पे हम आपको ले ही नहीं गए, एकदम एंड में ले जाएंगे, जब पॉलिटी खत्म करेंगे ना तो आपको एक बार बताएंगे। ये चीज है प्रिया, ठीक है। सर राज्यसभा का इलेक्शन वापस बता दो। बिल्कुल नहीं बताएंगे, हम 6 बार बता चुके हैं, ऐसा लग रहा है आप ही को जाके पर्चा भरना है वहां पे। 6 6 बार पूछ चुके हैं, और वो भी ऐसा राज्यसभा का इलेक्शन। अरे आपको कौन सा पर्चा भरना है यार, परसों से लेके हमें ये नहीं समझ आप लोग इतने इच्छुक राज्यसभा के लिए इतने इच्छुक क्यों हैं आप लोग? राज्यसभा के इलेक्शन के लिए कौन सा आपको इलेक्शन लड़ना है वहां जाके यार? और कल से बता रहा हूं, कल 3 बार बताया, आज 3 बार, और एक एक करके पूछ रहे हैं। पहले एक आदमी पूछेगा, फिर दूसरा आदमी पूछेगा, आखिरी बार बता रहा हूं अब। देखो जैसे मान लो यूपी है, बिहार है, ठीक है, यूपी है, बिहार है, कर्नाटका है, समझना कर्नाटका है। अब होगा क्या, जैसे मान लो यूपी की विधानसभा में 400 सीट है, ठीक है, मान लो बिहार में 200 सीट है, कर्नाटका में मान लो 200 सीट है। अब होगा क्या, अब यूपी की राज्यसभा में कितनी सीट है, मान लीजिए 40 सीट है, इनकी मान लो 20 सीट है, इनकी मान लो 20 सीट है। अब होगा क्या, जैसे मान लो इन 40 की 40 सीटों पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी, जैसे बीजेपी क्या करेगी, इन जो 40 सीट खाली हुई है राज्यसभा में, बीजेपी क्या करेगी, इन 40 में से मान लीजिए इन 40 की 40 सीटों पे अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी बीजेपी। फिर समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी, बहुजन समाज पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। ये हो गया। फिर इस पे वोटिंग कौन करेगा, अब ये सारे कैंडिडेट आ गए, ठीक है, अब इन पे वोटिंग कौन करेगा, वोटिंग करने की पावर क्या होगी, इन 400 लोगों के पास इनके लिए वोटिंग करने की पावर होती है। माने इन 40 सीटों के ऊपर वोटिंग कौन करेगा, ये 400 एमएलए जो होते हैं ये लोग वोटिंग करते हैं। फिर जो जीत जाता है वो जाकर के इन 40 सीटों पे बैठता है, राज्यसभा में बैठता है जाकर के। ये मतलब होता है, ठीक है। हाँ, वानी जा रही हैं अब आप लोकसभा में एमपी बनने, बहुत बढ़िया। लोकसभा नहीं, लोकसभा में एमएलए बनने, लोकसभा में एमएलए बनने जा रही हैं दोस्त। क्या बताएं, पॉलिटी जस्ट डाइड अ वेरी अननेचुरल डेथ। लोकसभा में आप एमएलए बनने जा रही हैं ना, शाबाश, वेरी गुड। आओ आयुषी, आपको फाइनेंस बिल पे नहीं जाना है, डोंट वरी, तब तक नहीं जाना है जब तक हम लेकर के नहीं जा रहे हैं। यार लोकसभा में बनना ही है तो एमपी बनो भाई, एमएलए क्यों बनोगे? एमएलए तो बनते हैं विधानसभा में ना, राज्य में बनते हैं ना, राज्य में बनेंगे एमएलए, और केंद्र में बनते हैं एमपी, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा में बनते हैं एमपी, और विधानसभा में माने राज्य में बनते हैं एमएलए, ठीक। आप केंद्र में एमएलए नहीं बन सकते हैं आप, ठीक है। आइए, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, देखिएगा। अच्छा, अब यहां पर मुझे आपको ये सिखाना पड़ेगा। पहले पहले अप्रोप्रिएशन बिल खाली आप यही जानते होंगे। अप्रोप्रिएशन बिल क्या है? एक मनी बिल है, जो एक मनी बिल होता है जो कि विड्रॉल या अप्रोप्रिएशन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जब आपको पैसा निकालना होता है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। बिल्कुल सही है यार, कोई बुराई नहीं है। अरे यही तो हम लोगों ने सीखा है, बोलिए क्या नहीं सीखा है? यही तो सीखा है ना अभी, इसमें कोई समस्या किसी प्रकार की? जी, ठीक है। फिर डिमांड ऑफ ग्रांट्स क्या होता है कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो है, ठीक है, तो ए वाला तो सही है। अब जरा ए सही है तो आंसर क्या हो सकता है, देखो, हालांकि अभी हम आपको ये समझाएंगे, तो बी और सी तो हो नहीं सकता, इसमें इसमें तीनों में ए है। अब आप पहले समझ लेते हैं, आइए एक एक करके ना तीनों चीजें समझते हैं। तो प्रश्न यहां पर आया है कि अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है। अप्रोप्रिएशन बिल तो मैंने आपको बता दिया है ना, अप्रोप्रिएशन बिल ये तो हम आपको बता चुके हैं कि ये क्या होता है। फिर आता है, और क्या सवाल पूछा गया है आपसे, देख लें। अप्रोप्रिएशन बिल पूछा गया, ये सवाल पिछले साल का ही आया हुआ है ये, अप्रोप्रिएशन बिल, फिर डिमांड फॉर ग्रांट्स, और तीसरा है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, ठीक है। तो डिमांड फॉर ग्रांट्स और शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, डिमांड फॉर ग्रांट्स और आ जाएगा शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। चलिए ठीक है, अब देखिएगा अप्रोप्रिएशन बिल, हाँ जी, देखो, तो अभी क्या करेंगे, सबसे बड़ी पढ़ाई ये है भाई मेरा, सबसे बड़ी पढ़ाई ये है, बाकी सब नमाज पूजा जो भी सब बाद में, इससे पढ़ाई से बड़ी कोई पूजा नहीं। ये करिए, बाकी थोड़ा सा नमाज आगे पीछे हो जाएगी चलेगा, बाद में पढ़ लीजिए चलेगा, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, ठीक है। चलिए आइए,
आ जाइए अब। तो अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, देखिए जो ये एक ऐसा बिल होता है जो सरकार को ऑथराइज करता है कि आप फंड को विड्रॉ कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है, जल्दी से बताओ, किसी को कोई भी डाउट है? पक्का? ठीक है। अब क्या आता है इसके बाद आएगा, जैसे मान लीजिए डिमांड फॉर ग्रांट्स। बजट में जैसे मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ होम ने बोला कि हमको ना साहब क्या चाहिए, पैरामिलिट्री, अपने पैरामिलिट्री के लिए हमको 1,000 करोड़ रुपए चाहिए हमको। तो ये क्या है, ये डिमांड फॉर ग्रांट्स है, हमारा प्लान्ड और अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर के लिए हमको फलाना फलाना पैसा चाहिए। तो अगर अब ये इसी को डिमांड फॉर ग्रांट्स बोलते हैं और ये बजट के टाइम पर होता है, मतलब ये पार्लियामेंट से नहीं अप्रूव कराना है आपको। हर एक मिनिस्ट्री जो है वो अपनी डिमांड करेगी ग्रांट के लिए, नाम पे जाओ कि होम मिनिस्ट्री कहेगी हमें 1,000 करोड़ दे दो, फाइनेंस जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कहेगी हमको सबको हमको इंजेक्शन लगवाना है, आप हमको 5,000 करोड़ रुपए दीजिए। तो मतलब हम डिमांड कर रहे हैं कि आप हमें ग्रांट दीजिए, सरकार से कह रहे हैं कि आप हमें ग्रांट दीजिए। ग्रांट दीजिए का मतलब क्या है कि ग्रांट दीजिए, ग्रांट क्या होता है, ग्रांट मतलब एक ऐसा पैसा जो आपको वापस ना करना पड़े, इसको ग्रांट बोलते हैं। तो इसको डिमांड फॉर ग्रांट बोलते हैं। क्लियर हो गया बढ़िया से? ठीक है, चलिए। तो इसी को डिमांड, बट हिंदी में हमको नहीं पता सत्यम यार, इसको एग्जैक्टली हिंदी क्या बोलते हैं ये हम ही को नहीं पता है। डिमांड फॉर ग्रांट का मतलब समझ, डिमांड मतलब देखो तो पैसा, डिमांड का मतलब होता है मांगना, ग्रांट का मतलब पैसा, मतलब मंत्रालय इसमें मांगता है सरकार से, बजट से पैसा मांगता है कि भाई हमको इतने करोड़ रुपए की फंडिंग चाहिए। यहां तक समझ आ गया? चलिए ठीक है। अब इसके बाद आता है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। ये फाइनेंस से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये तो अगर मान लीजिए एकदम से, जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा कलकत्ता में, अभी जैसे देखिए एक हॉरिफिक केस हुआ, तो ये क्या है, ये एक अर्जेंट मैटर है जिसको तुरंत डिस्कस करा जाना चाहिए। मान लो अगर सदन चल रहा होता ना, तो सदन जब चलता है ना तो उसका एक एजेंडा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम और आप अभी, जैसे मान लीजिए हम लोग रेगुलर क्लास करते हैं, लेकिन एकदम से क्या हुआ, एसएससी सीजीएल की डेट आ गई, या मान लो एसएससी एमटीएस की डेट आ गई, या मान लो स्टेनो की डेट आ गई, एकदम से आपके सामने एकदम से कोई बहुत बड़ा मुद्दा आ गया। एसएससी ने बोला कि आज इस बार मैं इस साल के सारे एग्जाम रद्द कर देते हैं, हम होंगे ही नहीं एग्जाम। अब ये क्या हुआ, अगले दिन जब हम आएंगे, मान लो ये खबर रात में 12 बजे आई है, अगले दिन जब हम क्लास लेने आएंगे तो क्या हम लोग नॉर्मल क्लास शुरू करेंगे? देखो ये आर्टिकल 52 है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, नहीं ना। हम तुरंत का तुरंत सबसे पहले उसको डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये बहुत अर्जेंट डिस्कशन है हमारे आपके बीच में। यही कहानी पार्लियामेंट में भी होती है। जब सदन के सेशन चल रहे होते हैं तो सेशन का एजेंडा फिक्स होता है कि आज क्या क्या होने वाला है, वहां पर किन पॉइंट पे डिस्कशन होना है। लेकिन अगर कोई अर्जेंट मैटर डिस्कस होना होता है तो उसको शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन बोला जाता है। ये ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट यानी स्पीकर को या चेयरमैन को पहले से नोटिफाई कराया जाता है कि साहब बहुत अर्जेंट मैटर है, इसको डिस्कस करने के लिए समय निकाल दीजिए। तो वो आधा घंटा या 1 घंटे का समय निकालते हैं उसके डिस्कशन के लिए। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। ठीक ये ना बोले, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, सही बात है। चलिए वेरी गुड, आइएगा नेक्स्ट। नहीं मान्यता, नहीं मान्य, नीड नहीं। अगर आप 2025 के लिए हो ना तो फिर नहीं, तो फिर आराम आराम से करो फिर। तो शॉर्ट ड्यूरेशन समझ गए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, मनी बिल हो गया। डिमांड फॉर ग्रांट, ईयर मार्किंग अ बजटरी एलोकेशन फॉर मीटिंग ओनली प्लान्ड एक्सपेंडिचर। नहीं, देखो कभी भी किसी भी शब्द में ना, बहुत बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, कभी भी ये शब्द लग जाए ओनली, तो ओनली में एकदम ना सतर्क हो जाना। ओनली का मतलब होता है बहुत एक्सट्रीम, तुरंत इस बात पे ध्यान देना। ये ओनली प्लान्ड नहीं होता, प्लान्ड एंड अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर दोनों को मीट करने के लिए होता है। ठीक है, चलिए सर कौन अप्रूव करता है ये ग्रांट? अस्मिता देखिए फिर दोस्त क्या डिस्कशन होता है। डिस्कशन तो मतलब क्यों सरकार क्या कर रही है, इस सब चीजों के लिए ये होता है। अस्मिता आपका सवाल है कौन अप्रूव करता है ये ग्रांट। देखो ये ग्रांट जो है मिनिस्ट्री मांगेगी सरकार से, सरकार उसमें बजट में लिख देगी, फिर उस बजट को लोकसभा से पास करवाएगी, ये होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब नेक्स्ट कहानी की ओर आ जाएगा। अरे एकदम हो जाएगा स्नेहा, बेहतरीन तरीके से। चलिए तो यहां पर इसका मतलब ये भी गलत हो गया, तो आंसर इसमें क्या, सिर्फ और सिर्फ ए सही होगा इसमें, बस। ठीक है, आइएगा। अच्छा मिनिमम कोरम कितना होता है बोलो दोस्त? सर अप्रोप्रिएशन नहीं समझा, एक बार रिवाइज करना सेशन को रिकॉर्डिंग से, आपको एक बार में आएगा, एक बार में आएगा। हम 4 बार बता चुके हैं अलग अलग उसे। बढ़िया है हर्ष। हाँ जी, शाबाश यार, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, शाबाश यार। 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस जो है ये आ जाएंगे इधर की तरफ, शाबाश यार, बहुत अच्छी बात है। फिर देखिएगा कोरम क्या होता है आप समझ चुके हैं, 0R क्या होता है। अब आते हैं थोड़ा सा आगे की और आपको अंडरस्टैंडिंग कराते हैं। यहां तक मुझे उम्मीद है अभी तक आप लोग सब कुछ बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखो, और ये अब जो बताने जा रहा हूं ना, इसमें बहुत ज्यादा लोगों को समस्या रहती है, मतलब समझने में प्रॉब्लम आती है, लोग ना इतना इजीली समझ नहीं पाते।
या भूल जाते हैं चीजें जल्दी जल्दी से, तो हम आपको एक एक करके सारी चीज समझाते हैं। कोरम आप समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सदन को ऐसे चलाया नहीं जा सकता जब तक एक मिनिमम नंबर ऑफ लोग वहां ना बैठे हों। तो कोरम कितने पे फिक्स है? कोरम 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस पे फिक्स है, ये ध्यान रखना। टोटल मेंबरशिप, जैसे मान लो लोकसभा की बात करें तो जैसे 550 की टोटल मेंबरशिप है, तो अभी इफेक्टिव मतलब अभी अभी के हिसाब से 545 है, तो उसका 1/10, ये प्रेजेंट का नहीं कि जितने लोग नॉर्मली आते हैं उनका 1/10 टोटल स्ट्रेंथ जो होती है ना, उसको टोटल स्ट्रेंथ उस हाउस की जो भी होगी, जैसे 250 है तो 250 का, 550 है तो 550 का, उसका 1/10 होता है इसमें। ठीक, 545 भी नहीं करेंगे टोटल स्ट्रेंथ में, तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस कितनी लेंगे इसमें? हम 550 ही लेंगे, फिर 250 ही लेंगे, 245 नहीं लेंगे, 250 ही लेंगे। ये आ जाएगा कोरम का मतलब। ठीक है, फिर आता है 0R। अच्छा, 0R क्या होता है? 0R जो है, ये अगर हमको अर्जेंट मैटर है पब्लिक का, तो हम 12 से 1 बजे तक, इसका टाइम भी फिक्स होता है ये। और यहां पर बेसिकली होता क्या है, ये लोकसभा में होता है, इसमें हम सरकार से क्वेश्चन करते हैं। अभी जैसे आपने शॉर्ट ड्यूरेशन क्वेश्चन देखा था ना, ये और कुछ नहीं है, यही 0R होता है। तो 0R एक इंडियन इनोवेशन है, और कंट्रीज में नहीं होता है ये हमने खुद से इसको इजाद किया हुआ है। अगर कोई अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक डिस्कशन है और उसको डिस्कस करना है, तो क्या करते हैं, 11 बजे से या 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक, पहले 11 से 12 होता था, 12 से 1 होता है, 12 से 1 हम 0 आवर रखते हैं। कोई भी बिल जो डिस्कस होगा वो 1 बजे के बाद फिर बिल को डिस्कशन के लिए लाएंगे, और तब तक हम अर्जेंट, और ये हर दिन नहीं होता है, अगर उस दिन कुछ डिस्कस होना होगा तो स्पीकर महोदय नोटिफाई करेंगे कि साहब ये 0 आवर शुरू हो रहा है। मतलब आपको जो भी अर्जेंट, आपको सरकार से सवाल पूछने कि किसी अर्जेंट मैटर के ऊपर, तो आप पूछ सकते हैं। जैसे अभी कोलकाता वहां पर कोलकाता रेप केस हुआ, तो अब वहां पर क्या हुआ कि अगर पार्लियामेंट चल रही होती तो ऑपोजिशन पूछता कि भाई ये बताइए कि महिला सेफ्टी के लिए लेकर के आपने क्या क्या चीजें उठाई हैं, तो सरकार बताती देखिए साहब हमने 500 करोड़ रुपए बजट हुआ करता था, हमने 1200 करोड़ रुपए बजट कर दिया है, और हमने ऐसा ऐसा किया है। अब वो एक राज्य का केस है, ये जो है ये राज्य के पर्सपेक्टिव में आता है, ये केंद्र के पर्सपेक्टिव में आता है, फलाना फलाना, मतलब वो एक घंटा डिस्कशन के लिए दिया गया है। यहां तक क्लियर? कोई समस्या? ठीक है ना? चलिए, अच्छा, 0 आवर में खास बात ये होती है कि देखिए किसी भी एमपी को सवाल उठाने के लिए प्रायर नोटिस नहीं देना पड़ता है, आप तुरंत का तुरंत उसी समय पूछ सकते हैं। वरना लोकसभा का रूल है कि अगर आपको किसी से भी, सरकार से कोई भी सवाल पूछना है, तो 10 दिन से लेकर के 14 दिन का मिनिमम नोटिस देना होता है। और 0 आवर एक ऐसा आवर है जिसमें आप बिना नोटिस दिए आप सरकार से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ये एक फायदा होता है इसका। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब देखिए 0 आवर के बाद में क्या होता है, 1 बजे के बाद 1 से 2 होता है क्वेश्चन आवर। अब क्वेश्चन आवर क्या है? अच्छा, अगर 0 आवर हो रहा है तो, अगर 0 आवर नहीं हो रहा है, ये देखिएगा, तो 11 से 12, या डिपेंड करता है किस समय इसकी शुरुआत हो रही है। मुद्दे की बात क्या होती है, ये क्वेश्चन आवर होता है। इसमें नोटिफाइड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि जैसे मान लीजिए आपके हर इलाके का एक एमपी होंगे, है ना, आपके शहर के एक ना एक एमपी होंगे, जरूर होंगे, हर शहर से होते हैं एक एमपी। अब क्या हुआ, एक आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपके एरिया में बहुत ज्यादा जो मान लीजिए मलेरिया है वो बढ़ता चला जा रहा है, और मलेरिया से बहुत सारे लोग जो है वो खत्म भी हो गए हैं आपके एरिया में, और ये आपके एरिया की प्रॉब्लम पिछले 10 सालों से। तो अब आपके एरिया के मंत्री जो है वो खड़े होंगे एमपी में, और अगर उनको सवाल पूछना है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से कि बताइए मलेरिया से इतने लोग क्यों खत्म हो रहे हैं, क्या मलेरिया के लिए इलाज किया जा रहा है, इतनी मलेरिया से डेथ्स भारत भर में क्यों हो रही हैं, तो ये कैसे, इसके लिए समझिए क्या क्या इसके लिए प्रोविजन किया गया है, कितनी डेथ्स हुई हैं, आपने इसको बचाने के लिए क्या किया है। तो ये बताइए, क्या इन सब के जवाब जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होंगे, माने जेपी नड्डा साहब, क्या उनके पास ये जवाब पहले से जेब में लेके घूम रहे होंगे? वो नहीं ना। क्या वो स्टैट्स एकदम तरोताजा उनके पास रखे होंगे? नहीं ना। तो इसके लिए उनको पहले से 10 दिन, ये 14 दिन का नोटिस दिया जाता है कि आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे। तो इसी और इन सवालों का जवाब देने के लिए इनके पास ये क्वेश्चन आवर रखा जाता है। समझ गए? तो पार्लियामेंट का जो सेशन है वो रखते हैं क्वेश्चन आवर से, फिर होता है 0 आवर, फिर अपना बाकी बिल्स वगैरह पार्ट शुरू हो जाते हैं चलने के लिए। ठीक है, अच्छा, 0 आवर में प्रायर नोटिस कहां पर? अरे, प्रायर नोटिस एमपी एमएलए को नहीं भाई, स्पीकर को तो बताओगे ना कि अर्जेंट मैटर है। आज मान लो अर्जेंट मैटर है ही नहीं, तो अगर ये कैसे पता चलेगा आज 0 आवर लगाना है कि नहीं लगाना है? आपको ये है कि अगर आपको अर्जेंट मैटर है, तो मैंने बोला ना, आप ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करके आप अर्जेंट क्वेश्चन पूछना शुरू कर सकते हैं, ये मतलब है इसका।
सर क्वेश्चन आर और जीरो आर में डिफरेंस क्या है? दिशा देखिए, क्वेश्चन आर और जीरो आर में डिफरेंस ये, जीरो आर में ना आपको नोटिफाई नहीं करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जैसे मान लीजिए क्या हुआ, आपने जैसे कई बार क्या होता है, मैं डाउट सेशन जैसे मान लीजिए मैंने कोई लगाया, ठीक, जैसे मान लो मैं क्लास में आपके डाउट्स अभी नहीं लेता ही नहीं, मान लो, ठीक, और मैं आपसे कहूं कि आप लोगों को जो भी डाउट है, हम एक हफ्ते बाद संडे को एक डाउट सेशन लगाएंगे। आप में से जितने भी डाउट्स हैं, आप लोग सारे डाउट्स मेरे पास में वेडनेसडे रात तक मेरे पास सारे डाउट्स आ जाने चाहिए। मैं उन डाउट्स को एक एक करके संडे को डील करूंगा, ठीक है? ये क्या हुआ? ये हो गया क्वेश्चन आवर। मतलब मुझे सारे सवाल भी पहले से पता थे, मेरे पास उनको तैयार करने के लिए एक समय, निश्चित समय था जिसमें मैं उनकी प्रिपरेशन कर सकता था उन सारे सवालों का, और फिर मैं एक निश्चित समय पर मैं उसको आंसर कर सकता था। लेकिन हम किस मोड में रहते हैं? हर समय जीरो आर मोड में। मतलब कि जब सवाल हो तब पूछ लो, मतलब कोई भी डाउट हो उसी समय पूछ लो। मतलब कोई आपको हमें नोटिस नहीं देना है, हमें तैयारी नहीं करनी है आपके डाउट को आंसर करने के लिए। आपको इधर डाउट आया, आपने अर्जेंट, आपके लिए हर डाउट एक अर्जेंट डाउट है, आपने इधर डाउट हुआ, तत् से सीधे मन में आया नहीं कि सीधे मुंह से बाहर निकल आया। तो ये है, ये क्या है, ये फैसिलिटी क्या है आपको? जीरो आवर की फैसिलिटी हमने हर समय दी हुई है आपको, कि आप आराम से हर समय पूछते रहते हैं सवाल। बस ये कहानी आप बेहतर समझ गए होंगे आप, राइट? चलिए ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए, हमारे लिए तो बढ़िया है, जीरो आवर हटा करके क्वेश्चन आवर हो जाए तो बढ़िया है, कम से कम एक जगह हो। ऐसे तो है थोड़ी देर में फिर चलिए, ये हो गया, जीरो आर हो गया। नो कॉन्फिडेंस मोशन और क्लोजर मोशन समझ लो। अच्छा, अब ये क्या होता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब अगर सरकार के ऊपर, जैसे देखो एक बात बताओ, अगर जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक, अब मान लीजिए कि आपको ना, या मान लीजिए कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपका क्लासरूम में, आपको याद होगा जब आप स्कूल में थे, कभी कभी कोई नई टीचर आती थी पढ़ाने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल नहीं समझ में आता था आपको उनका पढ़ाया हुआ, ठीक है? तो ऐसे में क्या होता था, जब प्रिंसिपल आते थे पूछने की क्या हुआ, तो मेजोरिटी लोग ये बोल देते थे ना, ये टीचर नहीं, हमें जिनको जिनको टीचर पसंद नहीं है हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठा देते थे ना, तो टीचर बदल जाती थी, राइट? तो यही नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। अगर मान लो सरकार का रवैया ऐसा है कि हाउस को सरकार, गवर्नमेंट नहीं पसंद आ रही है, तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, कि मतलब मेजोरिटी लोग लोकसभा में, ये सिर्फ लोकसभा में लागू होता है क्योंकि सरकार बैठती है लोकसभा में, अगर मेजोरिटी लोग लोकसभा के ये बोल दें कि नहीं हमको ये पसंद नहीं है, तो सरकार बर्खास्त हो जाएगी। और कैसे बोलेंगे? नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके। मतलब ऐसा मोशन जो सरकार को हटाने के लिए पास किया जाता है उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। बोलो, बात समझ गए? ठीक है, तो इन सब के आर्टिकल्स नहीं है, ये सब प्रोसीजर्स ऑफ द पार्लियामेंट में लिखे हुए हैं, इनके अलग से आर्टिकल नहीं होते, दे आर द प्रोसीजर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, ठीक है, बढ़िया दिशा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग। हाँ, तो अभी क्या करेंगे, सो कोई भी नए एक्ट को इम्प्लीमेंट, देखो इम्प्लीमेंट साहिन किसी भी एक्ट को ना एग्जीक्यूटिव्स करते हैं, सरकार। देखो लेजिस्लेटिव, पूरा पार्लियामेंट एक्ट बनाता है, लागू करती है सरकार, माने एग्जीक्यूटिव्स, माने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, चलिए, कृष्ण कुमार, शॉर्ट डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन और जीरो आवर में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, जीरो आवर को ही हम शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन कहते हैं। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन में तो मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ती है। जी हाँ, देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, अब हमको बोलने दे यार, अब सुनो भाई सब लोग, पहले देखो, अब सुन तो लो, डाउट हो गए भाई, रुक जाओ। नो कॉन्फिडेंस अब थोड़ी देर हम रोक दें, क्योंकि अब ना पेस धीमा हो रहा है, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, और ऐसे सवाल आप लोग को जानते हो, अगले दिन अगर पेपर भी लगाओ ना, तो भी आप लोग इतना भयंकर पूछोगे सवालों को, अगले दिन भले पेपर ही क्यों ना लगाओ, तो भी आप लोग इतने सवाल, आपको चिल है, आपको ये कि जैसे मन में इच्छा जागी सवाल बाहर आया, इतना वेग सवाल पूछेंगे, अच्छे भी पूछेंगे, एंड आई अप्रिशिएट इट, लेट मी टेल यू दैट, आई जस्ट लव इट। बट बस बात यह है कि आपका एग्जाम जो है वो आने वाला है, ठीक है, इसलिए हमें थोड़ी सी गाड़ी भी आगे बढ़ानी पड़ेगी। आई लव इट व्हेन यू आई, जब जानते हो क्या करो, आया करो सीधा, जो बड़ा वाला होता है ना, जो 6 महीने की जिसमें तैयारी करते हैं, एग्जाम के 6-7 महीने पहले आया करिए, आपको ना, आपको पढ़ाई का नजरिया ही बदल जाएगा। आप लोग ना कंप्लीट बैचेस में आया करो, कॉम्प्रिहेंसिव वाले, जो एग्जाम के 7-8 महीने पहले लॉन्च होते हैं। उसमें क्या होता है, वो उसमें ना आप इतना, उसमें क्या था, बस समय होता है कि आप लोग कहानियां, हालांकि एग्जाम में नहीं आती हैं, एग्जाम के लिए यूजलेस है, लेकिन उससे ना जो ये आपके अंदर के सारी चीजें आ रही हैं, जो आप बचपन से चीजें सुनते आ रहे हैं, उनका क्या मतलब होता है, क्या होता है, वो सब आपको पता चलेगी 6-6 महीने पहले, तब टाइम होता है इन सबको कराने का। आइए, क्वेश्चन आर हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो लोकसभा है साहब, देखिए समझिए, 545 लोग हैं, अब इसका 50% कितना होता है, 272.5, उससे ज्यादा होना चाहिए, माने 273 लोग अगर होंगे तो सरकार बन जाएगी।
तो अच्छा देखो, अब क्या हुआ, जैसे मान लो किसी सरकार के 300 लोग हैं, 300 एमपी हैं किसी सरकार के। अब लेकिन मान लो एमपी 300 एमपी मान लो बीजेपी के जीते, ठीक है, ठीक। अब क्या हुआ, अगर बीजेपी के ही अगेंस्ट, और ये नो कॉन्फिडेंस लोकसभा में ही पास कर सकते हैं, बीजेपी के ही अगेंस्ट एक मोशन लाया गया, ये 545 एमपी में से ना एक खुसफुस चल रही है कि नहीं हम खुश नहीं है, खुश नहीं है, खुश नहीं है, और नो कॉन्फिडेंस का मोशन पास कर दिया गया, तो इसको मेजोरिटी चाहिए होगी, मतलब ये चाहिए होगी 273 से ज्यादा लोग ही इसको अप्रूव करें। अगर ये मोशन पास हो गया तो सरकार तुरंत का तुरंत गिर जाएगी, नए इलेक्शन कराने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, सुनो, 273 से ज्यादा लोगों को ही इसे पास करना पड़ेगा मेजोरिटी से, इसका मतलब तय बात है। और 273 से ज्यादा लोग तो सरकार के अपने खुद ही हैं। इसका मतलब अगर ये मोशन पास हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि सरकार के अपने खुद के लोग सरकार के विरुद्ध हो गए हैं, राइट। तभी तो ये मोशन पास हो सकता है, नहीं तो मेजोरिटी लाओगे कैसे? मेजोरिटी तो तभी आ पाएगी जब सरकार के भी कुछ लोग आपके साथ मिले हुए होंगे, इसका मतलब सरकार के भी कुछ लोग आपके सरकार के ही विरुद्ध हो गए हैं। ये होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसमें सरकार गिर जाती है। क्लोजर मोशन क्या होता है? देखो, जैसे किसी मुद्दे के ऊपर ना बहुत देर से डिस्कशन हो रहा है, जैसे मान लो हमारा और आपका डिस्कशन हो रहा है, अगला सब्जेक्ट क्या लिया जाए, 5 मिनट होगा, 10 मिनट होगा, 20 मिनट होगा, डिस्कशन में डिस्कशन हुआ जा रहा है। फिर क्या हुआ, फिर आप में से किसी ने बोला सर ऐसा करते हैं, हम चाहते हैं डिस्कशन बंद हो, और कितने भाई लोग, कितने लोग मेरे साथ हो कि ये डिस्कशन बंद हो जाए। और अब हम लोगों ने सारे पॉइंट्स इन 2 and 4 सारे पॉइंट सुन लिए, हम लोग सीधे वोटिंग पे आते हैं अब इस चीज के, उसको क्लोजर मोशन बोलते हैं। जब किसी बिल के ऊपर डिस्कशन सफिशिएंट हो चुका होता है, तो कोई मेंबर कहता है ऐसा है, अब इसके ऊपर डिस्कशन बंद हो जाना चाहिए, हम क्लोजर मोशन पास कर रहे हैं। अगर ये मोशन अप्रूव हो गया, इसका मोशन अप्रूव होने का मतलब मेजोरिटी बोल दे हाँ 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 हम भी ठीक है, हम अग्री कर रहे हैं, हम अग्री कर रहे हैं। तो अगर क्लोजर मोशन अप्रूव हो गया, तो फिर जो भी डिस्कशन है वो वहीं एंड हो जाएगा, और उसी चीज के ऊपर वोटिंग शुरू हो जाएगी। ये मतलब होता है, उस बिल पे वोटिंग शुरू हो जाएगी। ये क्लोजर मोशन होता है, ठीक है। चलिए, अब जरा प्रश्न का उत्तर देखिएगा आप यहां पर। ओ यहां पर आ जाओ, शुरू करेंगे। हम्म। हाँ जी विशाल, ठीक है विशाल, कल का ट्राई करते हैं, ठीक है। शाबाश, वेरी गुड। अरे बालक, सी कौन बोल दिया? टाइम बिफोर क्वेश्चन आर नहीं, क्वेश्चन आर 11 से 12 होता है, ये 12 से 1 होता है ना? ठीक है, आंसर क्या आ गया? टाइम इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आर, ये होता है, टाइम बिफोर नहीं। ठीक है। द पार्लियामेंट वाइल सेशन बिगिंस विद, पार्लियामेंट का सेशन किससे शुरू होता है? बोलो भाई। क्या बात है, आंसर देते रहो। शाबाश, द आंसर इज क्वेश्चन आर। वेरी गुड यार, बिल्कुल सही। द आंसर इज क्वेश्चन आर। द पार्लियामेंट वायलेंस सेशन, सेशन में जब पार्लियामेंट होती है तो किससे शुरू होती है? पार्लियामेंट शुरू होती है क्वेश्चन आर से शुरू होती है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा, मोशन जो है कट शॉर्ट कर दिया जाता है एक डिबेट बिफोर द हाउस। मोशन जो है, कौन सा मोशन है? इसलिए होता है कि अब डिबेट कट शॉर्ट करो यार, मुद्दे पे आओ। तो ये कौन सा मोशन आ जाता है? दैट इज कॉल्ड एज द क्लोजर मोशन आता है यहाँ पर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट को एक ऑर्डिनेंस पास करने पे। देखो, जब होता क्या है, अब मान लो सरकार, देखो जैसे होता क्या है, अब ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बताते हैं, देखिए समझिएगा। पार्लियामेंट जो होती है इंडिया की, 365 दिन होते हैं ना हमारे पास में, इसमें से पार्लियामेंट जो होती है 365 दिन नहीं बैठती है। यहाँ होता क्या है कि पार्लियामेंट के सेशन होते हैं। तो जो पहला सेशन होता है वो सबसे बड़ा सेशन होता है, इसको बजट सेशन बोलते हैं। बजट सेशन सबसे बड़ा सेशन होता है ये, ठीक है। फिर क्या होता है, इसके बाद सेशन आता है, इसको मॉनसून सेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? मॉनसून सेशन बोलते हैं। और इसके बाद सबसे छोटा सेशन आता है। ये सेशन की ड्यूरेशन ना छोटी होती चली जाती है। अब देख लो, ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा। विंटर सेशन जो है वो सबसे ज्यादा छोटा होता है। मंत्री जी को भी ठंड लग रही होती है, सोचते जल्दी जल्दी निपटाए और निकले। तो विंटर सेशन जो होता है ये थर्ड सेशन होता है। अच्छा देखो, तो अब जब पार्लियामेंट पूरी सेशन में बैठी है तब तो आप कोई भी बिल वगैरह पास करवा सकते हो, लेकिन साहब जब पार्लियामेंट सेशन में बैठी नहीं है तब कैसे कराओगे? जब पार्लियामेंट सेशन में ही नहीं है तो कैसे कोई भी बिल पास कराओगे? तो इसके लिए क्या किया जाता है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तब कैसे बिल पास कराएंगे? उसके लिए क्या होता है, आप ना जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इस टाइम पर कोई अर्जेंट बिल पास होना है, फॉर एग्जांपल ट्रिपल तलाक के केसेस बीच में बहुत तेजी से बढ़ गए थे। और मतलब देखिए, केसेस बहुत ज्यादा हमेशा से होते थे, लाइमलाइट में बहुत ज्यादा आने लगे थे ट्रिपल तलाक के केसेस। जैसे किसी ने क्या किया, सऊदी में है और व्हाट्सएप पे ही तलाक 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 लिख के भेज दिया। अब यहाँ पर जो वाइफ है वो बेचारी रो रही है, बिलख रही है, क्या कि हस्बैंड ने तलाक ले लिया। पता चला वहां से आप दूसरी शादी कर ली, यहाँ पर बीवी बच्चे सबको छोड़ दिया। और उस केस में मेंटेनेंस कितने देर की है? मेंटेनेंस सिर्फ 3 ही महीने की मिलती है उस केस में। तो अब फिर टेलीग्राम पे तलाक दे दिया। एक तो साहब क्या हुआ कि मतलब ऐसा फोन पे बात कर रहे हैं, गुस्सा आ गई, 3 बार बोल दिया तलाक तलाक तलाक। टेक्निकली अगर मान लीजिए, देखिए टेक्निकली अगर किसी भी हस्बैंड के मुंह से ना अगर तलाक 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 3 बार शब्द निकल जाए इन मुस्लिम्स, तो उस केस में तलाक हो जाएगा फिर, क्योंकि इट्स एन अग्रीमेंट।
वो पर्सनल लॉस है अपने कि मैरिज एज एन अग्रीमेंट, और अगर आपको, क्योंकि आप अग्रीमेंट में आते भी 3 बार हाँ कबूल है कबूल है कबूल है बोल के आप आए भी थे, तो एंट्री और एग्जिट दोनों इजी है, फीजिबल है। तो अभी क्या है कि ये वाले केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो बहुत ज्यादा बढ़ गए तो एकदम से क्या करा, तुरंत अर्जेंट लॉ लाना हुआ ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी बनाने के लिए। तो अब उस समय पार्लियामेंट तो सेशन में थी नहीं, तो क्या किया गया, ऑर्डिनेंस लाया गया। ऑर्डिनेंस क्या होता है, एक टेम्परेरी कानून होता है जो उतनी दिन के लिए लाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, इंस्टाग्राम स्टोरीज में भी ऐसा हुआ, इंस्टाग्राम स्टोरीज में बोल दिया, खत्म कहानी, ये सब बहुत बढ़ गया था। तो अभी यहां क्या किया गया, एक टेम्परेरी कानून यहां पर लाया गया, और ये टेम्परेरी कानून क्या कर रहा है, ये लाने की पावर किसको है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। एक्चुअल में देखो लाती तो सरकार है, सरकार लाती है ये ना, और हर चीज एग्जीक्यूट क्योंकि प्रेसिडेंट के नाम पर होती है, इसीलिए बोला जाता है प्रेसिडेंट लाते हैं ऑर्डिनेंस को। तो इसमें होता यह है कि ये टेम्परेरी ऑर्डिनेंस होता है, ऑर्डिनेंस मतलब एक टेम्परेरी कानून होता है जिसकी मैक्सिमम वैलिडिटी जो होती है वो 6 महीने की हो सकती है, 6 महीना 6 वीक्स। देखो अब आपको यह बता दें, अगर बोले कि किसी भी ऑर्डिनेंस का, हाँ जी श्री पूर्णिमा अभी सुनते हैं, देखो बस ध्यान से सुनिएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, 6 महीने का ऑर्डिनेंस का, अगर बोले ऑर्डिनेंस का ड्यूरेशन कितना होता है तो आप बोलोगे 6 महीना, बोले ऑर्डिनेंस का मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होता है तो आप बोलोगे 6 महीना 6 वीक्स। ध्यान रखना है इस बात को, बोलेगा ड्यूरेशन कितना होता है आप बोलोगे 6 महीना, बोलेगा मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना हो सकता है आप बोलोगे 6 महीना 6 हफ्ता। ठीक है, ये कहानी होती है। नेहा मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम 6 महीना 6 हफ्ता, क्लियर हुआ। चलिए तो ये आ जाती, और ये पावर बहुत बढ़िया हर्ष, वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो ये आ जाता है ऑर्डिनेंस की कहानी, समझ गए। आर्टिकल कौन सा होता है, आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस से डील करता है। सर मेजोरिटी कौन से काउंट होती है लोकसभा में, 50% से ज्यादा मेजोरिटी हो गई, सिंपल मेजोरिटी की बात, देखिए अलग अलग मेजोरिटी होती है, इफेक्टिव मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, करेंगे अपन आगे, लेकिन 50% से ज्यादा तो मेजोरिटी हो गई है। ठीक, आओ फिर देखते हैं यहाँ पर आर्टिकल 123 आ गया यहाँ पर, और ठीक, जरा यहाँ पर देखिएगा, पार्लियामेंट्री कमेटी आ गई यहाँ पर। अब आइए यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ अब आपको यहाँ पर, यार ये पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या होती हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, और ये बहुत बहुत खास चीज होती है पार्लियामेंट्री कमिटीज, बहुत ध्यान से सुनना। देखो यार एक बात बताओ, सरकार के पास जो पैसा है वो किसका है भाई, आपका है हमारा है ना। हम लाखों रुपए का टैक्स देते हैं, आप अभी नौकरी में आओगे आप लाखों रुपए का टैक्स दोगे, आपको लग रहा होगा नहीं हम तो हजारों में देंगे, नहीं भैया, आप लाखों रुपए का, कम से कम साल का टैक्स आपका बैठेगा लगभग 3 से 4 लाख रुपए का आपका टैक्स बैठेगा, एक इंडिविजुअल आदमी। आप ये समझ लीजिए खाली इस क्लास में जितने लोग बैठे हैं ना वो सेलेक्ट होंगे तो सरकार को तकरीबन 40 करोड़ रुपए का टैक्स मिलेगा। सिर्फ इस क्लास से जितने बच्चे सेलेक्ट होंगे ना, अगर सारे लोग सेलेक्ट हो जाते हैं तो 40 करोड़ रुपए सिर्फ सरकार को टैक्स मिल जाएगा। ठीक, अब सुनो, अब क्या होगा, 4 लाख से लेके 5 लाख 8 लाख तक एक बंदा टैक्स देगा। अब सीखिएगा, अब क्या होगा यहाँ पर, इतना इतना टैक्स आप लोग देते हैं, अब यार इतना टैक्स दे रहे हो, लेकिन सोचो ये तो खाली इस क्लास का हो गया, तो ये सोचो टोटल टैक्सेशन कितना होगा। ठीक है, टोटल टैक्सेशन कितना पैसा आता होगा, तो यार इन टैक्सेस का पैसा जो खर्च हो रहा है, अगर मान लो सरकार अल्ले तल्ले खर्च कर रही है, बर्बादी कर रही है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना फिर, अगर आप ऐसे वैसे खर्च कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करा गया, सारे खर्चों को देखने के लिए एक कमीशन बनाया गया। कमीशन क्या, एक अथॉरिटी बनाई गई है, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये सीएजी क्या करते हैं, ये सीएजी इस बात का ध्यान रखते हैं, सुनना, ये सीएजी क्या करते हैं, सीएजी इस बात का ध्यान रखते हैं कि कहीं पर भी, ये सीएजी इस बात का ध्यान रखते हैं कि कहीं पर भी कोई भी पैसे की बर्बादी ना हुई हो, कोई स्कैम ना हुआ हो, जितने रुपए की जो चीज कोट करी गई है वो चीज उतने ही रुपए की हो। ऐसा ना हो कि 100 रुपए की एक दवाई हो जिसको 600 में सरकार ने खरीदा हो, वो चेक करते हैं इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, थोड़ा बहुत 10 20 50 रुपए उधर उधर ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं आपने बहुत बड़ा मार्जिन कि पता चला आपने चीज को 600 में खरीदा, 100 रुपए का आइटम कंपनी ने आपको 600 में बेचा, और कंपनी को, और वापस कंपनी ने आपको जो बीच का डिफरेंस था वो आपको पीछे से पे कर दिया। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं सीएजी के द्वारा। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट कौन चेक करेगा, सीएजी को क्या आप जानते हैं, नहीं जानते हैं ना। क्या आपने नियुक्त किया सीएजी को, नहीं जानते हैं ना, आप नहीं आपने नियुक्त भी नहीं किया। आपने किसको अपॉइंट किया, आपने एमपी को अपॉइंट किया। हमारी पावर कौन है, हमारी पावर एमपी है, जो वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनको हमने इलेक्ट करके भेजा है वहां पर। तो एमपीज क्या करते हैं, एक कमिटी बनाते हैं, इसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, ये पीएसी होती है, इसको बोलते हैं, सबसे खास कमेटी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये 1921 ओल्डेस्ट कमिटी है ये। इसका काम क्या होता है कि जो भी सीएजी की रिपोर्ट होती है उसको ऑडिट करना।
तो सीएजी का ये नहीं है कि कुछ भी लिख दिया और निकल गए, सिंगल मेंबर बॉडी नहीं होती है, ये होती है 22 लोग होते हैं इसमें। आयुष, सीएजी का ये नहीं है कि कुछ भी बोल दिया, कुछ भी लिख दिया कोई भी और निकल गए। सीएजी का काम ये है कि आपको पूरा ऑडिट करना पड़ेगा। सीएजी का कार्य ये होता है, आप ऑडिट करेंगे, ऑडिट करने के, सीएजी का तो हो गया, पीएससी का काम ये होता है कि आप ऑडिट करेंगे सीएजी की रिपोर्ट को, और सीएजी की रिपोर्ट जब आप ऑडिट कर लेंगे तब आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को साइन करके आप इन्फॉर्म करेंगे कि साहब हमने रिपोर्ट ऑडिट कर ली है, पूरी सही रिपोर्ट है ये होता है सीएजी का काम। तो सीएजी का सॉरी पीएससी का काम। तो 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 15 मेंबर्स लोकसभा के होते हैं और 7 मेंबर्स राज्यसभा के होते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है, कोई भी मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि धांधली हुई होगी तो किसी ना किसी मिनिस्टर के ही उसमें हुई होगी ना, धांधली हुई होगी तो किसी ना किसी मिनिस्टर के मंत्रालय में ही होगी, और अगर मिनिस्टर इसी के मेंबर हुए तो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं यहाँ की रिपोर्ट को, तो मिनिस्टर इसके मेंबर नहीं रखे जाते कभी भी। ठीक है, अच्छा एक और चीज सुनना, टर्म क्या होता है यहां पर, हर साल ये बनाई जाती है। अब इस एक चीज और समझना, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो नॉर्मली पीएससी को जो हेड करते हैं वो नॉर्मली राज्यसभा से लिए जाते हैं। क्यों? ताकि और इंपार्शियलिटी रहे। भाई लोकसभा में तो सरकार बैठती है ना, तो सरकार बैठती है यहां पर, तो अगर अपने बीच में से ही ले लेंगे तो फिर पूरी तरीके से इंपार्शियल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए क्या होता है, यहां इसके जो हेड होते हैं ये राज्यसभा से लिए जाते हैं। ठीक, चलिए लीडर नॉर्मली लीडर ऑफ अपोजिशन करते हैं। सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या है? रिया वो 1935 में आई थी, अंग्रेजों ने भारत को कैसे कैसे चलाना है उसके लिए एक्ट पास करी थी। उसमें से बहुत सारी चीजें हम लोग आज भी फॉलो करते हैं, इसीलिए आपको पीछे पन्ने में आपको वो दिखी थी। अच्छा, अब एस्टिमेट्स कमेटी देखो, अब ये क्या होती है, अब इसका काम क्या होता है, देखिएगा। पीएससी समझ आ गई? पहले आप लोग ये बताइए, क्या आप सभी को पीएससी के बारे में कोई भी किसी प्रकार का दुख दर्द शंका समस्या किसी भी प्रकार की तो नहीं है? ये बता दीजिए पहले। ऑल गुड है, एकदम बढ़िया से सबको पीएससी समझ में आई है। ठीक है, कितने लोग होते हैं? 22। डिस्टिंक्शन क्या होता है? 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। चेयरमैन कहाँ के लेंगे? राज्यसभा के ही। तो और इसके बाद में काम क्या होता है? सीएजी की रिपोर्ट को ऑडिट करना। ठीक है, चलिए अब आती है एस्टिमेट्स कमेटी क्या करेगी। एनी आइडिया? क्या करेगी एस्टिमेट कमेटी? देखो, जब सरकार जो है ये क्या करती है, ये एक बजट देती है कि साहब इस बार हमने 5 लाख करोड़ का बजट दिया है, तो एस्टिमेट कमेटी ये देखती है कि जैसे मान लो डिफेंस मिनिस्ट्री ने 3 लाख करोड़ का बजट दिया है, तो वो चेक करेगी कि जो इन्होंने एस्टिमेट दिया था वो सारा पैसा इन्होंने सही खर्च किया है कि नहीं खर्च किया है। एक डबल चेक हो गया कि इस डिफेंस मिनिस्ट्री को 3 लाख करोड़ दिया है, वो सारी रसीदें मैच करेगी कि यार ये इन्होंने 3 लाख करोड़ दिया था, 1 लाख करोड़ इस चीज का, 1 लाख करोड़ इस चीज का, 50,000 करोड़ इस चीज का, 10,000 करोड़ इस चीज का, क्या ये सारी चीजें इन्होंने सही, जो इन्होंने एस्टिमेट दिया है अपने खर्चे का इस साल का, क्या इनके खर्चे उसी हिसाब से हुए हैं कि नहीं हुए हैं? ये काम होता है एस्टिमेट्स कमेटी का। ठीक है, फिर समझो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स क्या होता है। देखो आपने ये सुना होगा भारत में जो ना पीएससी होते हैं, हाँ अटॉर्नी जनरल और सीएजी अलग अलग होते हैं, डेमन यस। देखो अभी बता देंगे। सो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग ये क्या होता है? सो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स की अगर हम बात करेंगे ना, इसमें क्या होता है, ये जैसे आपने देखा होगा हम लोग सेल गेल भेल और ये क्या बोलते हैं ये आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ये सब दुनिया भर की पीएसयू चलाते रहते हैं ना। इतनी सारी कंपनीज हैं यार, किसकी है? सरकारी कंपनीज का मतलब हम ही लोग ही तो कंपनीज हैं वो। अरे हमारे पैसे से ही तो उसको वहां पर सारा टैक्स पेयर के पैसे से ही तो वहां सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, राइट? ठीक, तो अब एक बात बताओ, उस पैसे का गलत इस्तेमाल तो नहीं ना होना चाहिए। तो पीएसयूज को देखने के लिए, उन सब की देखरेख करने के लिए कि वहां पैसे का सब सही इस्तेमाल हो रहा है, गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, प्रॉफिट में है पीएसयूज की नहीं है, तो इसके लिए कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स होती है। यहां पर भी 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा के 7 राज्यसभा के, और इसका भी टर्म 1 साल का होता है। इसका काम क्या होता है? पीएसयूज को चेक करने का काम होता है। यहां तक ठीक है? क्लियर हुआ? ठीक, आइए चलें आगे बढ़े। ठीक है, तो ये सारी कहानी आ गई हमारे पास में। तो ये होती हैं कमिटीज होती हैं जो इसमें आती हैं। अब जरा देखना, अब जरा यहां पर आएंगे, अब जरा देखिएगा इनमें से कौन सी कमिटी, पार्लियामेंट्री कमिटी के बारे में कौन सी बात सही है। मिनिस्टर मेंबर नहीं हो सकते इसके, मेंबर पार्लियामेंट ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नहीं हो सकते, ये तो बात सही बोली गई है। मेंबर ऑफ एस्टिमेट कमेटी नॉमिनेट होते हैं स्पीकर द्वारा, नहीं भाई, स्पीकर ऑफ लोकसभा क्यों? अरे अच्छा, एक चीज और बताना, एक चीज और बताना, एक चीज और बताना, जरा पीछे आइएगा, रुको जरा यहां पर आइएगा, जरा एक चीज ये देख लीजिए, इकलौती ऐसी कमिटी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स होते हैं। जरा एक बार पहले इसको देखिए, इकलौती ऐसी कमिटी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसके मेंबर्स हैं? जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स होते हैं। बोलिए
ये बात समझ आई? बाकी सब में अगर आप गौर करेंगे तो यहां पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर आपको मिलेंगे, लेकिन ये इकलौती ऐसी कमेटी होती है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ ये बहुत बार आता है एस्टिमेट्स कमेटी कि इसमें कोई भी मेंबर नहीं होता। और नंबर भी देख लीजिएगा 22, 30, 22, दोनों में 22 22, लेकिन इसमें कितने होते हैं? इसमें 30 होते हैं। अच्छा, अब यहां पर आ जाओ, कहां गए? अब यहां पर आ जाइएगा। तो मिनिस्टर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। एक एक करके देखते हैं पहले। तो ये बताइएगा जरा, मिनिस्टर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, क्या ये बात सही है? जी हाँ। क्यों? क्योंकि अगर मिनिस्टर यहां के मेंबर हो गए तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगी? तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि भाई देखो ऐसा है, प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि वो रिपोर्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये भी बात सही है, ठीक है। फिर बात करते हैं, मिनिस्टर कैन बी अ मेंबर ऑफ एस्टिमेट्स कमिटी इफ ही इज नॉट नॉमिनेटेड बाय द नंबर और मेंबर ऑफ द कमिटी ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग विल हैव टेन्योर ऑफ 2 इयर्स। तो देखो कौन सा नहीं है, ये तो आपको पता है। आपको ये साफ पता चल गया डी आंसर नहीं हो सकता, तो यार ये तो आंसर नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। अब आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा, क्योंकि इसमें हर कमिटी में एक ही साल का टेन्योर है। यस, हर कमिटी में एक ही साल का टेन्योर है। अब प्रश्न ये उठता है कि यहां पर ए सही है या बी सही है? दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। ए तो सही ही है, साथ में बी के जो भी है ये नॉमिनेट करते हैं मिनिस्टर साहब नहीं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, क्योंकि सारे मेंबर्स इसमें इन्हीं के होते हैं, ये स्पीकर की पावर्स में आता है। तो एक मिनट, सिर्फ ए और बी है, सी नहीं है। मिनिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ द एस्टिमेट कमिटी नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, यस। ए और बी का कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा क्यों? रुकना, ये दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ना कंबाइन करा गया है, दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ना कंबाइन करा गया है। एक मिनट रुकिएगा, सवाल देख लूं, यही आया था प्रीवियस ईयर में। दो क्वेश्चन को ना हम लोगों ने कंबाइन किया है। गॉट इट। आर नॉट है यहां पर, आर नॉट है। तो मिनिस्टर्स कैनॉट बी अ मेंबर ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये बात बिल्कुल सही है, हमने अभी भी पढ़ा है। और यहां पर आ जाइए, अगर हम बात करेंगे एस्टिमेट्स कमेटी के, तो एस्टिमेट कमेटी के मेंबर में तो इनको दे आर 30 मेंबर्स आर नॉट नॉमिनेटेड बट आर इलेक्टेड बाय लोकसभा मेंबर्स। इनका इलेक्शन होता है अमंग्स्ट लोकसभा मेंबर्स से ही इनका इलेक्शन होता है, इन 30 के 30 मेंबर्स का। ये यहां पर डाल लेंगे, इन 30 के 30 मेंबर्स का इलेक्शन होता है, ना कि स्पीकर साहब नॉमिनेट करते हैं। बस अब आप समझ गए कि यहां पर हमारे पास फिर आंसर क्या आ जाएगा? यहां पर सिर्फ ए ही सही है, इस केस में ओनली ए ओनली आंसर आ जाएगा हमारे पास में। हाँ रिद्धि, लेवल तो आसान है, कहाँ डिफिकल्ट है। ठीक है, ये आ गया। अब जरा यहां देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटी में कोई भी मेंबर, देखो सवाल बहुत प्यारा है, कोई भी मेंबर राज्यसभा से नहीं है। कौन सा है जिसमें कोई भी मेंबर राज्यसभा से नहीं है? तो यार एस्टिमेट्स कमेटी होती है, इसमें कोई भी मेंबर राज्यसभा से नहीं होता है। कमेटी एंड पब्लिक अंडरटेकिंग में 22 मेंबर होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा के, 15 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं लोकसभा से, और राज्यसभा से कितने इलेक्ट होते हैं? तो यार राज्यसभा से 7 मेंबर सिलेक्ट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बस अब यहां पर हम लोग करेंगे पॉज, यहां करेंगे पॉज, और आपसे मुलाकात होगी अब अगले सेशन में 8:30 बजे। ठीक है जी, इसको खूब अच्छे से रिवाइज करिएगा। हमारी आपकी मुलाकात 8:30 पे होगी अब, ठीक। लेकिन रिवाइज बहुत अच्छे से करिएगा, जितना भी करा हुआ है अभी। चेतना, आपको प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियोस और पीडीएफ जो है, ये आपको वीडियो, आप कंटेंट टैब में जाओगे, उसमें मिलेगा आपको, कंटेंट टैब में। ठीक है, सीएजी का काम हम आगे करेंगे। देखो सीएजी एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यक्ति हैं जो ये ऑडिट करते हैं सारे अकाउंट्स को, बट उनकी रिपोर्ट को चेक करती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ठीक है, 2 नहीं 3 लगेगा यार, 2 नहीं लगेगा, 3 लगेंगे अभी क्लास, 2 नहीं। एक वी आपके, अच्छा ध्यान रखना, कल संडे है ना, कल आपके लिए ना एक वीओडी आएगा, उस वीओडी को जरूर फिनिश कर लीजिएगा सभी लोग। कल आपके लिए एक वीओडी आएगा, मैं अपलोड करूंगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको जरूर से फिनिश करिएगा उस वीओडी को। ठीक है, चलिए, थैंक यू।